आज का टॉपिक है इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। तो अगर हम इंडियाज नेबरहुड की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारे नेबरहुड में आती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार हो गया, चाइना। तो अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स फॉलो किया है थोड़ा बहुत? ये न्यूज़पेपर फॉलो करना छोड़ो, टीवी में ही न्यूज़ या आसपास कहीं सुना है कुछ हुआ है बहुत भयानक? क्या हुआ है बांग्लादेश में? तख्ता पलट हो गया है। क्या हो गया है? तख्ता पलट तो ठीक है, उसके आगे तुम क्या बोले? नहीं, तो 3 दिन के लिए था ना। उसके बाद वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है अंडर मोहम्मद यूनुस। तो बांग्लादेश जो है वो अभी जो प्रोटेस्ट हुए, तो इंडिया के नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर हम चाइना को एक्सक्लूड कर देते हैं तो मोस्टली जो हमारे नेबरहुड में कंट्रीज हैं उन सब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली है पिछले 4-5 सालों के दौरान। चाहे वो अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, या फिर अगर भूटान को भी एक्सक्लूड कर देते हैं तो, क्योंकि भूटान ज्यादा इनस्टेबल कंट्री नहीं है, वो उसमें स्टेबिलिटी काफी हद तक बनी हुई रहती है। और बांग्लादेश भी अब उस लिस्ट में ऐड हो गया है। तो बांग्लादेश के जो प्रोटेस्ट्स की शुरुआत हुई, क्यों हुआ? कोई आइडिया है क्यों वहां के लोग जो थे, यूथ बेसिकली जो प्रोटेस्ट कर रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। मेन मुद्दा था रिजर्वेशन। तो कहानी है 1971 की। 1971 में ऐसा क्या हुआ था? बांग्लादेश आजाद हुआ था। किससे? पाकिस्तान से। तो जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को ऐसा लगा कि अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता है, तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया और अपना इंडिपेंडेंस क्लेम किया, जिसको कि हम लोग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जानते हैं। और इंडिया ने इसमें बांग्लादेश को सपोर्ट किया था अंडर ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी। अब यहां पर बांग्लादेश के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर उभर कर आते हैं जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। हाँ, इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश नेशन भी कहा जाता है। ये शेख हसीना इन्हीं की बेटी हैं और इनको मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता था। अभी जो हुआ उसके पहले एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया जाता था शेख मुजीबुर रहमान को, क्योंकि बांग्लादेश की लिबरेशन में सबसे बड़ा हाथ जो था वो इनका था। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भी जो बने बांग्लादेश के वो यही बने, और ये बिलोंग करते हैं आवामी लीग से। अब शेख मुजीबुर रहमान ने जब इंडिपेंडेंस वॉर किया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया बांग्लादेश का, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि जो भी लीडर्स इन्वॉल्व थे या जो भी लोग जो इन्वॉल्व थे लिबरेशन वॉर में, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। तो स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स की बात हुई थी कि फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। बाद में फिर शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करती हैं उनकी बेटी शेख हसीना। ठीक है, अब शेख हसीना की जब गवर्नमेंट बनती है तो वो एक प्रॉमिस और करती हैं कि ये जो रिजर्वेशन है ये अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी एक्सटेंड किया जा रहा है। अब इसी को लेकर के जो प्रोटेस्ट थे वो स्टार्ट होते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स तक ठीक था क्योंकि उन लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, तो समझ में आता है। उनके बच्चों तक भी ठीक था कि हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो फ्रीडम फाइट में मर गए होंगे, तो उनके बच्चे जो होंगे उनको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ सकती है। बट उनके ग्रैंड सन्स या ग्रैंड डॉटर्स को क्यों?
क्योंकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था फ्रीडम स्ट्रगल में, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा था? और ये भी तब हो रहा था जब ऑलरेडी विमेन को और कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को रिजर्वेशन था। तो टोटल मिला करके जो रिजर्वेशन बांग्लादेश में था वो पहुंच गया था 56% पर, यानी मेरिट के बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 44% लोग ही थे जो कि जॉब्स ले सकते थे, गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये जब चीज हुई, इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट भी, क्योंकि बांग्लादेश कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं है। खुद सोचो 1971 में अगर इंडिपेंडेंट हुआ है तो उसको टाइम लगेगा, कम से कम किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए 50-60 साल एटलीस्ट चाहिए होते हैं कि वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर कोविड आया। अब कोविड के दौरान सिचुएशन और खराब हो गई, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उस समय इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो गई। तो ये कोविड के पहले भी 2018 में एक बार प्रोटेस्ट हुआ था। 2018 में इन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, जिसके बाद शेख हसीना ने ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन दिया था इस ऑर्डर को वापस ले लिया। लेकिन इस ऑर्डर को जब वापस ले लिया तो बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि ये जो ऑर्डर है ये आर्बिट्ररी है, इसका कोई बेसिस नहीं है, इसीलिए रिजर्वेशन को रिस्टोर कर देना चाहिए। और इस ऑर्डर को फॉलो किया शेख हसीना ने और उस ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया। फिर अभी 2024 में ये जो प्रोटेस्ट थे ये दोबारा स्टार्ट हो गए, क्योंकि बांग्लादेश अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की गवर्नमेंट बनी और ऐसा माना जा रहा था कि शेख हसीना को इस बार उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना कंपैरेटिवली उनको मिलता आ रहा था, बट फिर भी अनफेयर मींस यूज करके उन्होंने इलेक्शंस को जीता है और अपना पावर को रिस्टोर किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हैं वो स्टार्ट हो गए। तो स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट जो थे वो शेख हसीना को रिजाइन करने के लिए नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ चाहते थे कि ये जो गवर्नमेंट है, मतलब ये जो ऑर्डर है रिजर्वेशन वाला, इसको वापस ले लिया जाए और एक नॉर्मल फेयर सिस्टम होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे खराब होती चली गई, कुछ एंटी गवर्नमेंट एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते चले गए और क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपनी पार्टी के वर्कर्स को और मिलिट्री को यूज करके प्रोटेस्टर्स के खिलाफ मेजर्स लेने लगे, तो अल्टीमेटली ये जो एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट था वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बन गया, जहां पर लोग जो थे वो उसके बाद शेख हसीना के रेजिग्नेशन के लिए मांग करने लगे। और इसी बीच में शेख हसीना एक स्टेटमेंट देती हैं कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगा। अब ये रजाकार्स जो थे, जब 1971 में लिबरेशन वॉर हो रहा था उस समय पाकिस्तान के खिलाफ ये वॉर था, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, बेसिकली ट्रेटर्स बोला जाता है, और उन्हीं को रजाकार्स का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को लगा कि शेख हसीना क्या प्रूव करना चाहती हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रजाकार्स हैं। तो इसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे वो नारे लगाने लगे, आमी के तुमी के रजाकार, मतलब मैं कौन तुम कौन रजाकार। क्योंकि यहां पर रजाकार वो ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि हम सब ट्रेटर्स हैं, हम सब धोखेबाज हैं, बल्कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि शेख हसीना ने जो स्टेटमेंट यूज किया है वो गलत है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो रजाकार्स नहीं है। जिसके बाद की देखो अल्टीमेटली जो सिचुएशन हुई वो इतनी खराब हो गई कि वो जो पीएम की बिल्डिंग थे उसमें घुस गए, उसमें तोड़फोड़ करने लगे, और अल्टीमेटली शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और वो वहां से इंडिया आ गई। और इंडिया से अभी तक वो यूके नहीं गई हैं, जब तक यूके की कंट्री से उनको असाइलम नहीं मिल जाता है कि हाँ आपकी कंट्री में आपको खतरा है, तब तक वो यूके नहीं जा सकती है। तो एट प्रेजेंट शेख हसीना जो है वो इंडिया में है। पूरी कहानी बांग्लादेश प्रोटेस्ट की यही है कि क्यों यहां पर प्रोटेस्ट जो थे वो होने लगे, ठीक है। देखो अब शेख हसीना ने अभी फिर से एक स्टेटमेंट दिया ये कि उनकी गवर्नमेंट को हटाने के पीछे यूएस का हाथ है, बट इट इज नॉट ऑफिशियल राइट नाउ। उनका कहना है कि एक आइलैंड है बांग्लादेश में जो कि यूएस डिमांड कर रहा था अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए, ताकि चाइना के अगेंस्ट वो अपने पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर सके।
लेकिन शेख हसीना ने उसको देने से रिफ्यूज कर दिया था, जिसके बाद कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट थे इसको भड़काया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि यूएस का हाथ हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसा इंटरनेशनल रिलेशंस में होता है कि जितनी भी पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो ऐसी अपने स्ट्रैटेजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने पावर्स को और ज्यादा मजबूत करने के लिए छोटी छोटी कंट्रीज में अपने हिसाब से गवर्नमेंट को बनाना चाहती हैं, ताकि गवर्नमेंट जब उनकी बात सुनेगी तो उनके फेवर में फैसले लेगी और वो अल्टीमेटली उनको स्ट्रेंथन करेगा और ज्यादा। तो अगर शेख हसीना, अकॉर्डिंग टू शेख हसीना, उनके हिसाब से अगर वो यूएस को वो आइलैंड दे देती तो शायद अभी वो पावर में रह सकती थी। और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है अभी कुछ टाइम पहले। आइलैंड का नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड अमिड मास protests and interim government has been sworn and it's led by Bangladesh's only Nobel laureate and economist Muhammad Yunus, who is known for founding the Grameen Bank and pioneering the concepts of microcredit and microfinance. ये है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के इकलौते नोबेल प्राइज विनर। इन्होंने ग्रामीण बैंक का फाउंडेशन रखा था। रूरल एरियाज में जो क्रेडिट की प्रॉब्लम होती थी ना, इसी के बेसिस पर इंडिया में भी जो माइक्रो क्रेडिट वगैरह का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था वो इन्हीं के मतलब जो इन्होंने फाउंडेशन रखा था ग्रामीण बैंक का, उसी के बाद इंडिया को भी ये आइडिया आया था कि हम माइक्रो क्रेडिट को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं इन रूरल एरियाज। तो अभी इनको जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाया गया है। तो अभी इलेक्शन के बाद ये नहीं बने, हाँ, इनको नॉमिनेट किया गया है। जो प्रोटेस्टर्स थे, जो बाकी पार्टीज के लोग थे अवामी लीग को छोड़ करके, उन्होंने इनका नाम प्रपोज किया एंड ही एक्सेप्टेड द पोजीशन। तो अब हो सकता है कि जब इलेक्शंस होंगे तब ये इलेक्शंस में खड़े होंगे, फिर आगे क्या होगा ये देखना होगा। तो अगर हम बात करें तो द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज नोटिफाइड ऑन September 5, 1972, reserving 30% of the government and semi-government posts for freedom fighters and 10% for women. ये है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर थी उसको लीड किया था। ये एक मूवी बनी थी बांग्लादेश मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, इंडिया के साथ पार्टनरशिप में ये मूवी जो थी वो बनी थी। लास्ट ईयर ये रिलीज भी हुई थी। नहीं, मूवी बॉलीवुड की नहीं है, बट जो डायरेक्टर थे वो जो एक्टर्स वगैरह थे वो बंगाल के थे। जो डायरेक्टर है श्याम बेनेगल, वो बॉलीवुड के हैं। प्राइज मिला था या नहीं इसकी बात इसका हमको आइडिया नहीं है। तो उसके बाद फिर 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है। तो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, the founder of Bangladesh, in August 1975, the quotas were effectively frozen until 1996 when Hasina became the prime minister for the first time. यानी 1975 से लेकर के 1996 तक ये जो रिजर्वेशन का डिमांड, ये लॉ था, इसको फ्रीज कर दिया गया था। यानी ये जो पीरियड था यहाँ पर रिजर्वेशंस नहीं मिल रहे थे। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है ना कि जो पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था, बाद में जब वो पावर में आती है तो वो उस प्रॉमिस को रिन्यू करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ही कंट्री में देख लो, राम मंदिर बनाने की प्रॉमिस जो थी वो बहुत पहले ही बीजेपी गवर्नमेंट कर चुकी थी, लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल किया है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान ने जो प्रॉमिस किया था वो उनकी बेटी ने दोबारा से लागू किया, 30% रिजर्वेशन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब्स में। शेख हसीना को हाँ, वो उनका स्टार्टिंग जो पीरियड था वो इंडिया में ही रही थी। Benefits of the freedom fighters quota were subsequently extended to their sons and daughters. यानी sons and daughters वाला जो पॉलिसी था वो शेख मुजीबुर रहमान लेकर नहीं आए थे, वो पॉलिसी लेकर के आई शेख हसीना। तो after the Awami League lost power in 2001, the process of implementation of the quota slowed down again, but Hasina returned as PM in 2009, and 2 years later the quota benefits were also made available to the grandchildren of the freedom fighters. यानी 2011 में
ये जो कोटा सिस्टम था इसको एक्सटेंड कर दिया गया किसको, तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर्स के उनको। एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई भी जो रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या होता है, अगर हम पॉलिटिकली देखें उस चीज को तो रिजर्वेशन का मेन पर्पस, भले ही हम सोशली इस चीज को बोलते हैं कि अपलिफ्टमेंट होता है, बट रिजर्वेशन से अगर अपलिफ्टमेंट हो ही रहा होता तो इंडिया कब की पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती, क्योंकि आज हमारे इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के बाद भी ऐसा बहुत बड़ा तबका है हमारे पॉपुलेशन का जो कि रिजर्वेशन मिलने के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जहां पर उनको होना चाहिए था। बट स्टिल उनको इस बात की सेटिस्फैक्शन होती है कि हम जो हैं, हमको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, रिजर्वेशन हमको मिला हुआ है, तो हम इसी सरकार को वोट देंगे, तब जाकर के वो गवर्नमेंट जो है वहां पर बनती है। तो यहां पर शेख हसीना अपने पावर को बनाए रखने के लिए इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर देती हैं, क्योंकि अब फ्रीडम फाइटर्स तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली उनकी डेथ हो चुकी होगी, उनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत बूढ़े हो गए होंगे, उनको जितना रिजर्वेशन का लाभ लेना होगा वो ले चुके होंगे, तो अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को 2011 में। अच्छा, ये जो टाइम था ना जब शेख हसीना का गवर्नमेंट नहीं था, उस समय जो पीएम थी वो थी खालिदा जिया। अब शेख हसीना और खालिदा जिया बिल्कुल ऑपोजिट हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम एंटी एक दूसरे के, बिल्कुल भी एक दूसरे के किसी भी ग्राउंड पे एक दूसरे के सपोर्ट में या इनका कंसेंसस नहीं बनता। और सबसे खास करके ये चीज देखने को मिलती है इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इंडिया के तरफ शेख हसीना का एटीट्यूड हमेशा से लिबरल रहा है, वो हमेशा प्रो इंडिया रही हैं, और खालिदा जिया हमेशा से एंटी इंडिया रही हैं और प्रो चाइना रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इंडिया हमेशा से इस चीज को प्रमोट करता है कि जो गवर्नमेंट बने बांग्लादेश में वो शेख हसीना की या आवामी लीग की ही गवर्नमेंट बने, क्योंकि आवामी लीग जो है वो सपोर्ट करता है इंडिया को। तो खास करके जो जितनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज थी, जो टेररिज्म बहुत ज्यादा हो रहा था, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा हो रहा था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में, वो खालिदा जिया के टाइम पे और ज्यादा बढ़ गया था। और शेख हसीना की ये पॉलिसी थी कि नो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट ऑन बांग्लादेशी सॉइल। तो पकड़ पकड़ के जितने भी ऐसे लोग थे ना जो कि एंटी इंडिया काम कर रहे थे बांग्लादेश में रहते हुए, उनको या तो अरेस्ट किया या उनको बांग्लादेश से एलिमिनेट किया किसी तरीके से। ये सारा काम किया शेख हसीना ने। और प्लस शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश की इकोनॉमी भी काफी ग्रो हो रही थी, ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ही इकोनॉमी जो था वो कमजोर था। लेकिन फिर 2018 में द हसीना गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्क्रैप द फ्रीडम फाइटर एंड अदर कोटाज, कि जितना भी कोटा था उसको खत्म करने का डिसीजन लिया 2018 में, जो कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और जून 5, 2018 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि the decision was arbitrary and that the freedom fighters and the progeny remained one of the most backward sections of the country's citizens। तो अब कोर्ट की रूलिंग ये थी कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके जो बच्चे हैं और पोते पोतियां हैं उनको रिजर्वेशन मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड सिटीजन्स में आते हैं वो लोग। इसीलिए अब कोर्ट का ये कहना नहीं था कि जस्ट बिकॉज वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं इसलिए उनको दे दीजिए। कोर्ट ने इसके पीछे का अपना लॉजिक भी दिया कि उनको इसलिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि वो सबसे बैकवर्ड सेक्शंस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर के बाद फिर से इस चीज को रिस्टोर कर दिया गया, इस रिजर्वेशन ऑर्डर को फिर से रिस्टोर कर दिया गया। तो अब आते हैं कि फिर 2024 में ये प्रोटेस्ट दोबारा क्यों स्टार्ट हुए। तो पहला रीजन था ऑपोजिशन टू द रिटर्न ऑफ 30% कोटा इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। द प्रोटेस्ट्स आर लेड बाय द यूथ्स ऑफ बांग्लादेश। दे आर अपोज्ड टू द रिटर्न ऑफ 30% कोटा in government employment at all levels for those who fought for the freedom of Bangladesh from Pakistan as well as their children and the grandchildren। दूसरा रीजन स्टेटमेंट मेड बाय द पीएम ऑफ बांग्लादेश, जो उन्होंने पार्लियामेंट में ये चीज बोली थी कि अगर रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगा। और रजाकार्स कौन थे?
जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था. So the situation was inflamed by a statement made by PM Sheikh Hasina in which she seemed to equate the protesters with the descendants of Razakars. The Razakars were mercenary collaborators of Pakistan military who led a brutal campaign of murder and rape in which up to 3 million Bangladeshis are estimated to have been killed in the space of few months in 1971. तो इस वजह से रजाकार्स को बहुत ज्यादा हेट किया जाता है बांग्लादेश में. तो इनकी एक्टिविटीज इतनी खराब थी कि अब अगर किसी को भी ये, जैसे इंडिया में कुछ टर्म्स होते हैं जिसको यूज करना इज इक्वल टू क्रिमिनल ऑफेंस, होता है ना कि कुछ टर्म्स को आप यूज नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट किया हुआ है. उसी तरीके से रजाकार्स यूज करना सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाने के जैसा था कि आप प्रोटेस्टर्स को, जो कि अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे, वो सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे. और स्टार्टिंग में ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, वो किसी के खिलाफ लड़ नहीं रहे थे, किसी को मार नहीं रहे थे. फिर क्यों आपने उनको रजाकार से एसोसिएट किया? वायलेंस वो उनके रेजिग्नेशन के बाद हुआ है, पहुंचेंगे वहां तक, ठहर जाओ. On June 5, the High Court Division of the Supreme Court reinstated the 30% government job quota, overturning the 2018 government decision to eliminate these quotas. अब 2018 में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन दिया था कि इस कोटा सिस्टम को खत्म कर देते हैं, ठीक है. फिर 2018 में ही अपील किया गया इस डिसीजन के अगेंस्ट, और जून 5, 2024 को हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था वो आर्बिट्ररी था और इस रिजर्वेशन को रिस्टोर कर देना चाहिए. तो ऑल्दो द गवर्नमेंट अग्रीड विद द स्टूडेंट्स डिमांड्स, it appealed to the Supreme Court which suspended the High Court's ruling. Since April, the students and teachers have been protesting that the quotas be capped at 10%. यानी ये जो 56% का रिजर्वेशन था उसको रिड्यूस करके सिर्फ 10% तक का रिजर्वेशन देने की डिमांड जो थी वो की जा रही थी. तो these protests have involved clashes with the police and the Bangladesh Chhatra League, the student wing of ruling Awami League. जैसे इंडिया में भी है ना विद्यार्थी परिषद ABVP, वैसा ही वहां पे स्टूडेंट का जो विंग है उसको बोलते हैं छत्रा लीग. अब इसके अलावा जो बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट. कि कहीं पे भी तुम देख लो, कहीं पे भी प्रोटेस्ट अगर होते हैं, खास करके अगर यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि यूथ के पास कोई काम नहीं है. कोई भी अपना काम छोड़ के रोड पे तो बैठेगा नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि उनके पास काम नहीं है. तो एज पर एक्सपर्ट्स, द वायलेंस इज ड्रिवन बाय वाइडर इकोनॉमिक डिसकंटेंट इंक्लूडिंग हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड श्रिंकिंग फॉरेक्स reserves. More than 2/3 of the Bangladesh's 170 million population is in the working age group of 15 to 64, and as per official data 1.8 to 1.9 million people join the job market every year. कि हर साल जो लोग हैं जो जॉब्स की तलाश कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. The country's export oriented enterprises are still recovering from disruptions caused by COVID-19 and the war in Ukraine. Between 2019 and 2013, only 3.5 lakh government appointments were made, leaving over 5 lakh positions vacant. अब इसका रीजन क्या हो सकता है? कि 2019 से 2023 के बीच में करीब सिर्फ 3.5 लाख लोगों को हायर किया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, और 5 लाख पोजीशंस जो हैं वो अभी भी वेकेंट हैं. क्यों? क्या? एग्जैक्टली. वहां पे जो लोग हैं उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो इन पोजीशंस को फिल कर सके. प्लस इसके पीछे का पॉलिटिकल कॉजेस भी होता है. तुम इंडिया का एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जब इलेक्शंस आते हैं उस समय नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती हैं वो इंक्रीज रहती हैं, बढ़ी हुई रहती हैं, और नॉर्मल ईयर्स में नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो कम रहती हैं. तो ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जो है उनका कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं है.
Besides the 30% quota for freedom fighters, there are 10% quotas each for women and backward districts, 5% for tribal communities and 1% for persons with disabilities, and the total reservation to 56%. यानी देखो, सिर्फ ये जो 44% का ब्रैकेट है, सिर्फ यही है जो कि मेरिट के बेसिस पर लोगों को सेलेक्ट करता है। बाकी 1% है पीडब्ल्यूडीज के लिए, 30% है फ्रीडम फाइटर्स और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ये देखना, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, बैकवर्ड क्लासेस नहीं है। 10% विमेन के लिए और 5% माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इंडिया बांग्लादेश, अब ये सब हो गया, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो गया, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बन गई, इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन ये हम लोगों को क्यों पढ़ना है? इंडिया का तो हमारा नेबरहुड है, तो उससे क्या लेना देना है? अगर नेबरहुड है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और सिक्योरिटी। ठीक, एक एक करके बताना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग ट्रेड बोल सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? सिक्योरिटी में क्या? बॉर्डर और हाँ, इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है। मिलिट्री कोऑपरेशन बोल देंगे उसको। और किसी चीज में हम लोग कोऑपरेट करते हैं? नहीं, क्लाइमेट चेंज में तो करते ही हैं। टेररिज्म सिक्योरिटी में आ जाएगा, टेररिज्म। लोन प्रोवाइड करती है, चलो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड उसी का एक। इंडिया और बांग्लादेश के लोगों का रिलेशंस कैसा है? अच्छा है। कैसे अच्छा है? पीपल टू पीपल रिलेशंस। बहुत कम ही ऐसा सिचुएशंस देखने को मिला है जब बांग्लादेश और इंडिया की जो जनता है वो एक दूसरे के खिलाफ होती हुई नजर आती है। हाँ, खालिदा जिया के टाइम पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया था जहां पे वो जो लोग थे वो भी एंटी इंडिया हो गए थे, बट सिंस काफी टाइम से शेख हसीना की गवर्नमेंट है वहां पे, तो कुछ एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जो जनरल पब्लिक है वो इंडिया के सपोर्ट में ही रहती है, क्योंकि इंडिया काफी हद तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, साइंटिफिकली हो, टेक्नोलॉजिकली हो। इंडिया बांग्लादेश को हमेशा से ही सपोर्ट करता हुआ आया है। तो इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हाँ, रक्षाबंधन में भी शेख हसीना यही थी। India and Bangladesh share deep-rooted historical, cultural and geographical ties. The relationship was shaped significantly by the Liberation War of 1971, where India played a pivotal role in Bangladesh's independence from Pakistan. The shared history of colonialism, cultural linkages and linguistic bonds further strengthen the bilateral relations. क्योंकि बहुत आसान है बांग्लादेश के लोगों से कनेक्ट करना, इंडिया के लिए बहुत आसान है, क्योंकि सेम ही हिस्ट्री हमने शेयर की है। जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक हम लोग एक ही कंट्री का पार्ट थे। हाँ, बाद में पार्टीशन हुआ वो बात अलग है, लेकिन तुम आज अगर तुम्हारे बगल में कोई बांग्लादेशी बैठेगा तो जब तक वो बताएगा नहीं कि वो बांग्लादेश का है तब तक तुमको नहीं पता चलेगा कि वो बांग्लादेश का है। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं वहां के लोगों के साथ। इनफैक्ट अपनी कंट्री के लोगों के साथ शायद, खास करके अगर नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को देख लिया जाए, तो उतना कनेक्टिविटी फील नहीं होगा जितना कि बांग्लादेश के लोगों के साथ होता है। तो इसीलिए बहुत इजी था इंडिया का बांग्लादेश से कनेक्ट कर लेना। प्लस ये भी रीजन था
कि क्योंकि बांग्लादेश जो था वो, या ईस्ट पाकिस्तान जो था वो वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट था, तो जब से 1947 के टाइम से ही पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो थे वो काफी स्ट्रेन रहे थे। टाइम टू टाइम पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की इंडिया पे, इंडिया के बॉर्डर एरियाज पे अपना कंट्रोल जो है उसको जमाने की कोशिश की। तो अगर अपने एक तरफ, जैसे वेस्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी थी, अगर ईस्ट पाकिस्तान में भी सिमिलर सिचुएशन हो जाती, एंटी इंडिया सिचुएशन, तो इंडिया के लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि खुद सोचो, एक तरफ अगर इंडिया है हमारा, इस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ पाकिस्तान है, इधर भी जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इधर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बीच में जितने भी लोग हैं उनका रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। इसीलिए इंडिया ने सपोर्ट किया बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर को। प्लस इंडिया का यह भी मानना था कि क्योंकि बांग्लादेश अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई कर रही है, अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रही है, तो ये आइडियल्स ऐसे हैं जिसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट करते हुए आई है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि बांग्लादेश को, क्योंकि वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ अगर खुश होते वो लोग, तो क्यों ही वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा होता। ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ वो खुश नहीं है, इसीलिए वहां पर इंडिया ने सपोर्ट किया अंडर ऑपरेशन मुक्ति वाहिनी। और ये जो लोकल लोग थे उन्हीं को ट्रेन किया गया था, क्योंकि ऐसा, अब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी तो सेम ही थी, तो आर्मी तो कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाती, वो हमेशा वेस्ट पाकिस्तान को ही सपोर्ट करती। तो इसीलिए जो लोकल लोग थे, जो बांग्ला स्पीकिंग लोग थे, जो कि बांग्लादेश का बाद में हिस्सा बने, उनको ट्रेन किया गया और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, और जिसमें कि इंडियन मिलिट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर 1972 में इंडिया और बांग्लादेश ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस जो है वो साइन किया, और यही हमारा फाउंडेशन है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस का। सबसे आज भी जो हमारा रिलेशंस है वो अगर किसी ट्रीटी से गवर्न होता है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स इसी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस से हमें मिलती हैं। ठीक है। फिर है ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी। The two nations share a 4096 kilometer border, the longest India shares with any of its neighbors, making the border management a critical aspect of the relationship. अब देखो, बांग्लादेश और किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता ही नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि नीचे इस तरफ तो बे ऑफ बंगाल ही है और बाकी हर तरफ सिर्फ इंडिया ही इंडिया है। म्यांमार है बट वो थोड़ा सा है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। तो बांग्लादेश के लिए इंडिया के साथ बॉर्डर रिलेशंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बॉर्डर पे सिक्योरिटी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बांग्लादेश के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि कोई भी नया नेशन जब बनता है तो उसके लिए अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, और है नहीं। बांग्लादेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, 5 स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया में। ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये थी कि बांग्लादेश के साथ तो इंपॉर्टेंट था ही कि वो बॉर्डर रिलेशंस बनाए इंडिया के साथ, इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, ये इंडिया से सिर्फ इतने से पार्ट से कनेक्टेड है। तो अगर हम बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशंस कॉर्डियल रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा कि यहां से निकल करके हम नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो रूट था, क्योंकि यहाँ पे टेरेन भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक, क्योंकि चिकन का जो नेक होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और ये एरिया उतना ही सेंसिटिव है हमारे लिए, तो इसीलिए इसको चिकन स्नेक कहा जाता है। तो ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर कनेक्टिविटी है, आगे हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पर हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे अब हम बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश
कौन कौन से एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या कहां कहां पे हम लोगों का कोलैबोरेशन हो रहा है। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया इज बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब ये स्टेटमेंट समझो, इंडिया इज बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। Bilateral trade reached nearly 16 billion US dollars in 2023. India's exports include cotton, machinery and fuel, while Bangladesh's exports include garments, textiles and fish. तो देखो ये 2022 में सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है, फिर 2023, 2024 में थोड़ा घटा है। घटने का रीजन है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और बांग्लादेश का, ये देखो ये इंडिया का एक्सपोर्ट्स है और ये हमारा इंपोर्ट्स है। तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट्स बहुत कम है, तो जब भी ट्रेड डेफिसिट होता है, तो जिस भी कंट्री के लिए ट्रेड डेफिसिट होता है वो कोशिश करते हैं कि उसको मिनिमाइज करें। जैसे हमारा केस है चाइना के साथ, कि हम चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि चाइना से कम हम इंपोर्ट करें। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज देखने को मिली कि बांग्लादेश को नजर आ रहा था कि इंडिया जो है उनके लिए ये ट्रेड ज्यादा प्रॉफिटेबल था। ये चैलेंजेस में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी मतलब पूरे तरीके से तो खत्म नहीं हो सकता ना। हाँ, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रेड है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। सेकेंड है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। सेवरल इनिशिएटिव्स एम टू इंप्रूव कनेक्टिविटी सच एज मैत्री एक्सप्रेस, जो कि कोलकाता और ढाका के बीच में बस ट्रेन सर्विस है, बस सर्विसेज बिटवीन different cities and the Chattogram and Mongla port agreement, allowing India to use these ports for transshipment of goods. तो ये है जो रेल लिंक है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, कौन कौन से सिटीज को वो कनेक्ट करता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया सप्लाईज 1160 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। द 1320 मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन रामपाल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये टाइमलाइन है कि इंडिया और बांग्लादेश की एनर्जी कनेक्टिविटी कैसे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले 2011 में एक MOU हुआ, किस चीज के लिए, तो कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड, जिसका कि अंत नहीं होता है, वो टाइम टू टाइम रिन्यू किया जा सकता है उसको। फिर होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरग्रिड कनेक्टिविटी इन 2013। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फ्रॉम बहरामपुर इन इंडिया टू भेरमारा इन बांग्लादेश। फिर 2016 में इनॉग्रेशन ऑफ न्यू इंटरकनेक्शन कनेक्टिंग कमिला विथ त्रिपुरा इन 2016। कमिला बांग्लादेश में, ठीक है। फिर लास्ट में 2010 की अगर हम बात करें तो MOU फॉर सेटिंग अप कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट साइन इन 2010, बट इस पे अभी तक कुछ खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग अग्रीमेंट जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में होता है। थर्मल पावर, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश एक ही जोन में लाई करते हैं। अगर हम क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो एक ही जोन में लाई करते हैं। तो थर्मल पावर जनरेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा क्या जनरेट होता है? सोलर पावर। सोलर पावर के लिए सनलाइट का जरूरत पड़ता है, और इंडिया और बांग्लादेश दोनों में ही काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो मिलता है ऑल राउंड द ईयर। ट्रीटी जो होता है ना, वो होता है कि इसके बाद चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ ये चीजें हैं जो आगे हम कर सकते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होता है। ट्रीटी जो होता है वो बाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो पहला काउंटर टेररिज्म। मतलब टेररिज्म एक ऐसा एस्पेक्ट है इंडिया का जो लगभग हर कंट्री, मतलब पाकिस्तान को छोड़ करके लगभग जितनी हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सबके साथ हम इस बारे में या इस चीज के ऊपर कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि इंडिया एक सिग्निफिकेंट सफरर है टेररिज्म का। चाहे वो
हमारे वेस्ट से हो या हमारे ईस्ट से हो, दोनों ही तरफ से हम टेररिज्म का शिकार होते हैं, खास करके वेस्ट से सबसे ज्यादा, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री में ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो क्योंकि बांग्लादेश के साथ बहुत इजी था हमारा कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में भी ये चीजें हो रही थी। अब होता यह है ना कि जो टेररिस्ट हैं वो भले ही इस तरीके से ट्रेन किए जाते हैं कि दूसरी कंट्री में वो जाकर के अटैक करें, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा भी आता है जो कि जब उनके डिमांड्स जो है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट पूरी नहीं करती है, जिस कंट्री में वो लोग लोकेटेड है वो पूरी नहीं करती है, तो वो उसी कंट्री के खिलाफ हो जाते हैं। और ये चीज हमें देखने को मिली है अफगानिस्तान के मामले में, कि अफगानिस्तान, तालिबान का क्या रोल था? तालिबान का रोल कभी भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी आज देखो तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के में तख्ता पलट कर चुका है, और एट प्रेजेंट पाकिस्तानियों ने ही उन्हें ट्रेन किया, और आज वो पाकिस्तान के ही खिलाफ खड़ा है। तो इसीलिए बांग्लादेश में जब ये एक्टिविटीज हुई, तो इस समय जो जितना भी ये कोऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं, ये सब हुआ है शेख हसीना की गवर्नमेंट के दौरान। खालिदा जिया के साथ इंडिया की कोऑपरेशन बहुत कम, एकदम ना के बराबर हुई है। तो ये जितनी भी चीजें पॉजिटिव चीजें हुई हैं वो सारी हुई हैं अंडर शेख हसीना। तो बोथ द नेशंस हैव कोलैबोरेटेड एक्सटेंसिवली टू कम्बैट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी इन द रीजन। इंसर्जेंसी क्या होता है? टेररिज्म जो होता है वो क्रॉस बॉर्डर होता है जनरली, और इंसर्जेंसी अपने बॉर्डर के अंदर। ठीक है। बांग्लादेश's crackdown on insurgent groups like ULFA। क्या है ULFA? कोई आइडिया है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। जब यूपीएससी में खास करके ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, GS 3 में एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी में इंसर्जेंसी के बारे में पढ़ना होता है। जो नॉर्थ ईस्ट हमारा है उसमें काफी हद तक इंसर्जेंसी जो है वो देखने को मिलती है। नागालैंड हो गया या आसाम हो गया, ये हमेशा एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं। ग्रेटर आसाम का डिमांड करते हैं, नागालिम का डिमांड करते हैं। अभी देखो पीछे कुछ टाइम पहले मणिपुर में जो क्राइसिस था वो चल रहा था। तो ये सब का जो रूट कॉज है वो यही इंसर्जेंट्स हैं, और ये इंसर्जेंट्स को ट्रेन किया जाता था बांग्लादेश में। मतलब इंडिया में तो वो लोग रह नहीं पाते थे, तो इनको ये बांग्लादेशी सॉइल में रहते थे, और वहां से फिर, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का ओपन बॉर्डर है, ऐसा नहीं है कि वहां तुमको जाने के लिए कुछ स्पेशल परमिशंस लेना पड़ेगा, वो आराम से वहां से एंटर कर जाते थे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंसर्जेंट्स को क्रैकडाउन किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी कर रहे थे। फिर 2015 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। 2015 में हुआ लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। तो ये जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट था वो कुछ 100 एनक्लेव्स थे। अब एनक्लेव्स क्या होता है ना, कि जैसे मान लो ये इंडियन टेरिटरी है हमारा, इसके अंदर कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करते थे, और बांग्लादेश के अंदर कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि इंडिया को बिलोंग करते थे। अब यहां तक तो फिर भी मैटर कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन इस एनक्लेव के अंदर भी एक छोटा एरिया था कहीं कहीं पर, जिसको कि सुपर एनक्लेव बोला जाता है। अब ये अगर इंडिया है, ये छोटा बांग्लादेश है, फिर ये इंडिया है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि कहां पर कौन सी गवर्नमेंट थी, ये समझ में नहीं आता था, बहुत मुश्किल था। तो इनको एक्सचेंज किया गया। जो बांग्लादेश के इनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश को दे दिया गया, वहां से लोगों को उस जो एरिया एक्सचेंज करना था वो कर लिया गया। और ये बहुत, जब से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ है, या मान लो जब से ईस्ट पाकिस्तान का जो टाइम था, उसी टाइम से ये जो चीज थी वो पेंडिंग थी, जो कि 2015 के लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट में रिजॉल्व हुई। तो the signing of the land boundary agreement in 2015 resolved a long standing border issue leading to the exchange of enclaves and improved border management। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाता था, कौन सा एरिया किसका है। मान लो कोई गलती से यहाँ
हर जगह फेंसिंग तो कर नहीं सकते थे कि ये जो एरिया है ये बांग्लादेश का है, ये जो एरिया है ये इंडिया का है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कोई अगर कभी एंटर ही कर जाता था तो उसको क्या, उसको सजा तो दे नहीं सकते थे। तो इसीलिए यहां पर ये जो है, अब इससे समझ में आएगा, ये जो ऑरेंज कलर में एरिया है ना, ये सारा इंडियन एनक्लेव्स है, और जो ग्रीन कलर में एरिया है ये सारा बांग्लादेश का एनक्लेव्स है, जिसको कि एक्सचेंज किया गया था। ठीक है, और ये हमारा बॉर्डर है। तो देखो, बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश का जो है, तो इधर जो एरिया है ये हमारा इंडिया है, तो इधर बांग्लादेश की टेरिटरी है, ये भी इंडिया है, इधर बांग्लादेश की टेरिटरी, और इधर बांग्लादेश है, इधर इंडिया की टेरिटरी थी। तो इन टेरिटरीज को एक्सचेंज किया गया अंडर 2015 लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। और ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में ही ये सवाल पूछा जा चुका है कि 2015 में ऐसा क्या हुआ था जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व किया था। फिर है वाटर शेयरिंग एंड रिवर मैनेजमेंट। तो इंडिया और बांग्लादेश दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स को शेयर करता है। कौन कौन से? तीसरा तो छोटा रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को जमुना। तो ये है हमारा गंगा रिवर और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये यहां जाकर के पद्मा बन जाता है और ये यहां जाकर के जमुना बन जाता है, और दोनों मिल करके जो दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है फिर ये पद्मा ही कहलाता है, और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करता है इन सागर आइलैंड। हाँ, वो तो ज्योग्राफी का टॉपिक है ना। तो गंगा रिवर के वाटर के शेयरिंग के लिए हमने 1996 में किया था गंगा वाटर ट्रीटी। तो दिस ट्रीटी इंश्योर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गंगा वाटर्स ड्यूरिंग द लीन सीजन, जिस सीजन में बारिश कम होती है। हाउएवर द तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग इशू रिमेन्स एन अनरिजॉल्व्ड डिस्पाइट मल्टीपल डिस्कशंस। तो जब हम लोग चैलेंजेस करेंगे तो तीस्ता रिवर को और डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीस्ता रिवर पे भी शायद 2016 या 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। अब जैसे देखो, कल्चरल का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी बता चुके हैं, क्या था? स्टार्टिंग में एक फोटो दिखाए थे अभी, फिल्म जो बनी थी, तो वो कल्चरल कोऑपरेशन ही हुआ ना, कि बांग्लादेश के हीरो के ऊपर जो मूवी बनी वो इंडियन डायरेक्टर्स डायरेक्ट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसी, हाँ, श्याम बेनेगल। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक फिल्म फेस्टिवल भी होता है, इंडिया बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल, और टाइम टू टाइम जो हमारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल भी होता है उसमें भी पिछले साल 3 बांग्लादेशी फिल्मों को फीचर किया गया था। तो ऐसा बहुत सारा कल्चरल टाइज जो है वो हमारे बीच में होता है। इसके अलावा scholarships and academic exchange programs have been established with Bangladeshi students enrolling in Indian universities and vice versa. इंडिया में जो मेडिकल की पढ़ाई है वो बहुत कॉस्टली होती है कंपेयर टू बांग्लादेश, तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी MBBS के लिए बांग्लादेश जाते हैं। और ऐसा सेम यूक्रेन में भी देखने को मिला था। जब यूक्रेन का क्राइसिस स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स थे जो वहां पर फंसे हुए थे। तो अभी भी देखो, जब बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को वहां से बाहर लाया जा रहा था। नेक्स्ट है चैलेंजेस। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अगर हम वाटर शेयरिंग की बात करें, तो वो है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। तो ये जो तीस्ता रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का, लेकिन ये पास करता है सिक्किम से और वेस्ट बंगाल से। अब सिक्किम तो नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए तीस्ता रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीस्ता रिवर जो, अगर इसका ये है तीस्ता, तो वेस्ट बंगाल का जो ऊपर वाला एरिया है ना, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पानी की रिक्वायरमेंट के लिए तीस्ता रिवर पर। और इसकी वजह से जितना अमाउंट ऑफ वाटर बांग्लादेश तक पहुंचना चाहिए तीस्ता रिवर का, उतना नहीं पहुंच पाता है। तो हमेशा, बहुत पहले से ही जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से बोल रही है कि यहाँ इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना चाहिए, और कई बार कोशिश भी की गई है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन इसमें एक बहुत
इंपॉर्टेंट हस्ती हैं जो कि ये होने नहीं दे रही हैं, जो कि हैं ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जब तक यहां पर सपोर्ट नहीं करेगी तब तक ये अग्रीमेंट जो है वो होना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बिना ये चीज हो नहीं सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, बट उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो उनकी जरूरत पड़ेगी। भले ही आप इंटरनेशनली साइन कर सकते हो, बट स्टेट गवर्नमेंट का जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी बात आती है कि तीस्ता रिवर के डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तब तब ममता बनर्जी जो है वो प्रोटेस्ट करने लगती है। फिर है इलीगल इमिग्रेशन एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। Illegal immigration remains a contentious issue in India's northeastern states. Despite the land boundary agreement, issues related to border fencing and cross-border crime, including smuggling, persist. फिर trade imbalance जो explain किए कि trade deficit, वो मैप वो चार्ट याद है जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा था और बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट्स था वो बहुत कम था। तो बांग्लादेश इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है कि इतना ट्रेड डेफिसिट जो है वो किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं होता है। एक कंट्री पे अगर इतनी डिपेंडेंस रहेगी तो वो चीज बहुत हानिकारक हो सकती है सामने वाली कंट्री के लिए, क्योंकि अगर उसके साथ आपका रिलेशंस खराब हो गया मतलब एक बहुत मेजर चंक ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए आपको किसी और कंट्री को देखना पड़ेगा। इसीलिए पहले ही आज अभी के जमाने में एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है, वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। क्या मतलब हुआ इसका? जितना भी हम इंपोर्ट्स करते हैं उसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, कंट्रीज होती हैं, तो किसी भी एक कंट्री पर एक इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। यही हुआ कि अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करिए ताकि अगर उस कंट्री के साथ आपके रिलेशंस खराब भी हो जाते हैं तो आपके पास और ऑप्शंस रहेंगे जहां से कि आपका जो इंपोर्ट्स है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स रुक गया मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ सकती है। ठीक है, तो ऑल्दो द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैज ग्रोन, बांग्लादेश हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द ट्रेड इम्बैलेंस व्हिच हेवीली फेवर्स इंडिया। नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड डिलेज इन कस्टम्स प्रोसीजर्स exacerbate these issues. नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ तो टैक्सेस को कहते हैं, तो यानी टैरिफ बैरियर्स जो कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और नॉन टैरिफ बैरियर्स किसको बोलेंगे? लेकिन बैरियर है तो कुछ तो होगा। कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स जो आपको मीट करने पड़ते हैं, जैसे एक चीज होती है कंट्री ऑफ ओरिजिन। किसी भी कंट्री से इंपोर्ट, जब हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट पे उस प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ होना चाहिए, कहां से ये प्रोडक्ट आ रहा है। क्योंकि अभी जब हमारा कंट्री ऑफ ये चीज सबसे ज्यादा आई जब चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो चाइना के साथ हमने अपने ट्रेड को कम कर दिया, लेकिन फिर चाइना ऑल्टरनेटिव रूट अपनाने लगा था कि वो किसी और कंट्री में अपना प्रोडक्ट्स भेजता था और फिर वो कंट्री जो है वो इंडिया में भेजती। तो अल्टीमेटली अभी भी जो प्रॉफिट है वो चाइना को ही जा रहा था। तब इंडिया ने इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट किया कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन्ड होना चाहिए। तो कोई भी अभी देखो अमेजोन वगैरह पे कुछ भी ऑर्डर करोगे तो उसके डिटेल्स में लिखा होता है कि प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन कहां है। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स वैसे कंडीशंस होते हैं जो टैक्स के अलावा ऐसे कंडीशंस जो ट्रेड को अच्छे से होने नहीं देते हैं, जिसका एक एग्जांपल है कंट्री ऑफ ओरिजिन। हाँ हाँ, बांग्लादेश में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है क्योंकि वहां पे लेबर बहुत सस्ता है, टेक्सटाइल्स बहुत सस्ता है, तो ये चीज उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हम लिखा होता है मेड इन, हाँ मेड इन कहाँ रहता है वो लिखा होता है, और जहां पे मैन्युफैक्चर्ड और ये
कंपनी कहाँ की है वो बात अलग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है वो लिखा होता है। जैसे एक ब्रांड है डोरोथी पर्किंस, वो पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स बनवाता है। ये है जो ट्रेड डेफिसिट है। तो जो ब्लू वाला है वो हमारा बायलैटरल ट्रेड दिखाता है, और जो ऑरेंज वाला ग्राफ है वो हमारा ट्रेड गैप दिखाता है। यानी हमारा नहीं, बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो, ये इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं है, बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव से। तभी देखो ऊपर लिखा है बांग्लादेश इंडिया बायलैटरल रिलेशंस। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से होता तो इंडिया बांग्लादेश लिखा रहता। तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स जो है वो, मतलब ट्रेड जो है वो बढ़ा है, वैसे वैसे ही सिमिलर ग्राफ के तौर पर देखो कि ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो भी बढ़ा है। तो ट्रेड ट्रिपल्स इन अ डिकेड टू 16 बिलियन डॉलर्स की 10 साल में जो हमारा ट्रेड है वो 16 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। ये 2022 तक का डेटा है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 15.93 बिलियन डॉलर्स। एक्सपोर्ट्स जो था बांग्लादेश का वो है 2 बिलियन डॉलर्स, और इंपोर्ट जो था वो था 14 बिलियन डॉलर्स, यानी 13.9 बिलियन डॉलर्स। यानी यहां पर करीब करीब 12 बिलियन डॉलर्स का जो है वो ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। तो ट्रेड गैप स्टूड एट 11.95 बिलियन डॉलर्स, और आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, वो राइज किया 715 मिलियन डॉलर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अभी जो हमारा सिचुएशन है वो ऐसा है कि हम बहुत सारा रेडीमेड गारमेंट्स जो है हमारा वो इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से, क्योंकि लेकिन अब धीरे धीरे करके हम अपना भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तुम देखो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, एमएसएमईज वगैरह। तो ये जो ब्रांड्स हैं, जैसा तुम एग्जांपल दिए फ्लाइंग मशीन हो गया या कोई भी, वो क्या लगता है कि वो बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज थोड़ी सेटअप करती होंगी। जैसे तुम पंजाब में चले जाओ तो ये फुटबॉल जो बनता है बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का, वो पंजाब में बनता है। तो वो छोटे छोटे गांव में ये चीजें हो रही हैं, जो कि बाद में उसको लेबल लगा करके उस प्राइस पे बेचा जाता है। तो अगर बांग्लादेश जैसी कंट्री जो कि 1971 में इंडिपेंडेंट हुई, कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत बाद में, और इंडिया से बहुत छोटी कंट्री है, वहां पे अगर ये चीजें हो सकती हैं तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है। तो इंडिया अब इस चीज को फोकस कर रहा है कि धीरे धीरे करके ये जो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट्स है इसको हम रिड्यूस करें। ठीक है। फिर आता है चाइना का रोल, कि चाइना इज बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड इट्स लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर। मोर ओवर मिलिट्री एक्सरसाइजेस सच एज चाइना बांग्लादेश गोल्डन फ्रेंडशिप 2024 फर्दर रेज कंसर्न्स फॉर इंडिया। तो चाइना जहां पे भी एंट्री करता है ना, मतलब वहां पे इंडिया के लिए सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि चाइना का जो मेजर एम है, भले ही वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है ग्लोबली, बट चाइना का एक एम ये है कि इंडियन पावर को कंटेन करना, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो इंडियन पावर को कंट्रोल करने का जो, अब कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि नेबरहुड के एरियाज को कंट्रोल करें, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो कोऑपरेशन है चाइना का, इकोनॉमिक के बाद अगर देखो तो मिलिट्री वाले स्फेयर में देखने को मिलता है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी ऐसा होता है कि ये लोग एड नहीं देते हैं कि हाँ आपको जरूरत है तो चलिए हम एड दे देते हैं, ये लोग लोन देते हैं। लोन पे आपको ये चीजें चाइना हेल्प करेगी, आपका जब काम हो जाए, जब डेवलपमेंट होने लगे तो आप उस लोन को वापस कर दीजिए। बट वो इतना लोन देती है कि जो छोटी कंट्रीज होती हैं वो उसको वापस नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाती हैं। और ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, जो कि जिसके लिए चाइना सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिसीज लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। सीएए और एनआरसी जो है वो अलग टॉपिक है, बट ओवरऑल ये समझो कि इंडिया में जो इलीगल इमिग्रेशन होता है, जो लोग बिना परमिशन के इंडिया में सेटल होते हैं या सेटल हो रहे हैं, उनको हटाने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए ये जो पॉलिसी है वो लाई गई है। तो अब बेसिकली अब इससे बांग्लादेश को क्यों प्रॉब्लम है? रोहिंग्या सबसे बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन वो म्यांमार के हैं।
तो उससे बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, इंडिया में जो बांग्लादेशीज हैं उनको भी कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जो भी लोग इलीगली आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज को कि हाँ ये लोग इलीगली हमारी कंट्री से निकल करके आपकी कंट्री में गए हैं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसको इस चीज को भी बताना पड़ेगा कि क्यों गए। कुछ तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी अपने होम कंट्री में, तभी तो वहां से निकल के गए हैं। एक ये था, दूसरा रोहिंग्यास जो कि म्यांमार से भाग करके इंडिया आए हैं। तो अब अगर इंडिया से उनको निकाला जाएगा तो बांग्लादेश एक पोटेंशियल सोल्यूशन रहेगा उनके पास जहां पर वो जा सकते हैं। और बांग्लादेश ऑलरेडी इस चीज को मना कर चुकी है कि रोहिंग्यास के लिए वहां पर कोई जगह नहीं है। तो जब ये चीज इंप्लीमेंट होगी, CAA और NRC, जब इंडिया से इन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा, तब हो सकता है कि बांग्लादेश में इस जो रेफ्यूजीज हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए। तो इसीलिए इसके खिलाफ है बांग्लादेश। ठीक है। अब शेख हसीना के जाने के बाद क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया को फेस करना पड़ेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि हम बताएं कि शेख हसीना जो है वो प्रो इंडिया रही हैं, और जो ऑपोजिशन रहा है, खैर अभी तो कोई जो ऑपोजिशन है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, बट जो ऑपोजिशन पार्टी थी खालिदा जिया की, वो एंटी इंडिया रही है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए। तो देयर आर रिस्क्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सिक्योरिटी चैलेंजेस बाय एंटी इंडिया ग्रुप्स एज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द अर्ली BNP Jamaat years. With the continuing tensions on the border with Pakistan, India's army long standoff with the PLA in the eastern Ladakh can create a security nightmare for India. Already पाकिस्तान के साथ जो हमारी आर्मी है वो इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के साथ आफ्टर पुलवामा जो हुआ था उसके बाद हमने जितने भी कोऑपरेशन वाला टाइज था उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि ट्रेड खास करके उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि हमारे जो PM है उनका कहना है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। दूसरी चीज, चाइना के साथ लद्दाख में हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। लद्दाख में पैंगोंग सो में जब से चाइना ने जो इंकर्जन है वो किया, तो वहां पे हम ऑलरेडी चाइना के साथ हमारी आर्मी इन्वॉल्व है। अब अगर तीसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी सिमिलर सिचुएशन होती है तो ये इंडिया के लिए 3 फ्रंट वॉर का सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। पहले हमारा सिर्फ 2 फ्रंट वॉर था जहां पे कि हम चाइना और पाकिस्तान से डील कर रहे थे, अब हमें साथ में बांग्लादेश के साथ भी डील करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, threat to India's connectivity with the Northeast. A disruption in the Indo-Bangladesh ties can restrict India's access to the Northeast. This region's connection to the mainland India will only remain through a narrow chicken's neck. With the Myanmar border remaining extremely volatile, the source of unrest in India's Northeast will increase. क्योंकि ultimately नॉर्थ ईस्ट में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने का, इंसर्जेंसी होने का एक रीजन ये भी है कि हम नॉर्थ ईस्ट को कभी भी कनेक्ट कर ही नहीं पाए। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से माना जाता है, तुम खुद सोचो कि आज भी जब वहां से लोग जो है वो पढ़ने वढ़ने के लिए आते हैं, जो दिल्ली हो गया या बॉम्बे हो गया, तो वहां पे लोग उनको चीनी बुलाते हैं कि तुम चाइनीज हो, तुम बाहर से आए हो, तुम अपनी कंट्री में वापस चले जाओ। तो एक तो वो ऑलरेडी वहां पर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, ऊपर से तुम भी उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे कि वो लोग एक्चुअली में बाहर से आए हैं। तो जब तक किसी को कोई तुम्हारे घर में आता है मेहमान बन के, खैर वो मेहमान नहीं है, वो ये उनका घर है, बट अदर देन दैट भी मान लो तुम्हारे ही फैमिली का कोई इंसान तुम्हारे घर में है जिसको बार बार बोला जाएगा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम चले जाओ, तुम्हारा घर नहीं है, तुम चले जाओ, तो अल्टीमेटली उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी जो है वो डेवलप होने लगेगी। साथ साथ में वहां अब कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वहां पर जो चाहे ट्रेड सप्लाईज हो या फूड सप्लाईज हो, ये सब चीजें भी बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्राइसिस होता है, तो वहां पर हेल्प नहीं पहुंच पाता है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि टेरेन जो है वहां का बहुत खराब है, प्लस ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इन सब कारणों की वजह से नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत बुरे सिचुएशन में है। साथ साथ में अगर वहां पर और ये लोग जो अगर आ जाएंगे जो कि बाहर से आ रहे हैं, तो वो क्या होता है ना कि अपनी कंट्री के लोग तो फिर भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर वहां पे बाहर से 10 लोग भी आ गए जो और 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं,
तो ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है इंडिया के लिए, ठीक है। फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जेपरडाइज कर सकता है। अभी ये चीज जो हुई अगस्त में, उसके पहले जून में जो शेख हसीना थी वो इंडिया आई हुई थी और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने के बारे में बात भी हुई थी कि हम आगे चल करके जितनी जल्दी हो सके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, जिससे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड रिलेशंस है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अब जब शेख हसीना ही नहीं रहेंगी तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो स्टैग्नेट हो जाएगा। फिर पीपल टू पीपल टाइज जो है वो डिटीरियोरेट होंगे, खास करके जब शेख हसीना की एग्जिट हुई उसके बाद जो माइनॉरिटीज पे वहां पर वायलेंस होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो कल्चरल रिलेशंस थे, पीपल टू पीपल रिलेशंस थे, वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। प्लस जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान और चाइना की वजह से इमर्ज होते हैं। तो पाकिस्तान एंड चाइना विल सी द पॉलिटिकल चेंज इन बांग्लादेश as an opportunity to challenge India's presence in the country and try to tar it with pro-Hasina brush, ठीक है। अब कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, इंडिया को क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो तीस्ता अग्रीमेंट जो है उसको जितनी जल्दी हो सके उस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरी चीज कि हमें कनेक्टिविटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा बांग्लादेश के साथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल अग्रीमेंट। ये पूरा उसका मैप है कि कैसे कैसे जो इंडिया और बाकी जो 4 कंट्रीज हैं, वो बाकी 3 कंट्रीज हैं, वो कैसे कनेक्ट होंगी। तो सारी कंट्रीज इसमें अग्री कर चुकी हैं, बांग्लादेश इंडिया और नेपाल तीनों ही, लेकिन भूटान इसके लिए अग्री नहीं करता है, जिस वजह से अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके अलावा और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर कनेक्टिविटी भी हो सकता है, क्योंकि जो सी रूट है, रिवर्स हैं, वो सब हम शेयर करते हैं। फिर हमारा ट्रेड को हम और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, रेल कनेक्टिविटी को और ज्यादा। कौन सा एक्सप्रेस था जो दोनों के बीच में चलता है? मैत्री एक्सप्रेस। फिर ट्रेड इम्बैलेंसेस जो है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो अगर ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो हम साइन कर लेते हैं तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 190% होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ 188%, बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो 1.72% से बढ़ेगी और इंडिया की जीडीपी जो है वो 0.03% से बढ़ेगी। अब इसका रीजन ये है कि इंडिया की जीडीपी कंपैरेटिवली बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर अब इसको छोटे लेवल पे समझो, मान लो बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो 10 रुपए की है और इंडिया की जीडीपी 100 रुपए की है, ठीक है। तो इसका अगर 1.72% का भी इंक्रीज होता है तो वो 11.72 पे पहुंचेगा और इसका अगर 0.03% भी इंक्रीज होता है यानी ये 100.03 पे पहुंचेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो साइज डिफरेंस हमारी जीडीपी में है, इसीलिए एक छोटा परसेंटेज भी इंडिया के लिए काफी बड़ा है। और क्योंकि बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो ऑलरेडी अभी कम है, तो उसमें एक छोटा इंक्रीज भी होगा लेकिन वो परसेंटेज में ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, जितना हो सके अपने बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी है उसके सिचुएशन को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जैसे टूरिज्म हो गया या लोगों के बीच में जो स्कॉलरशिप्स हो गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गया, इसको हमें और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। फिर सपोर्ट टू पॉपुलर एक्सप्रेशन। इंडिया जो है ना, अब देखो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो सही हो रहे थे या गलत हो रहे थे? सही हो रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो डिमांड था वो वैलिड था कि इतना अगर रिजर्वेशन से ही जो जॉब्स हैं वो दिए जाएंगे तो मेरिट के बेसिस पे जो लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब्स हर कोई चाहता है क्योंकि उसमें इनकम की सिक्योरिटी होती है, प्लस सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि आपको कोई इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो इंडिया को इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। नेपाल में भी जब 2006 में प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द डिक्टेटोरियल मोनार्कियल रूल, तो उसको भी इंडिया ने सपोर्ट किया था, तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया था। तो अगर ऐसा लगता है
कि जो प्रोटेस्ट हैं वो वैलिड हैं, तो इंडिया को सिर्फ इस वजह से कि शेख हसीना जो है वो प्रो इंडिया है, इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, इंडिया में खुद 50% रिजर्वेशन है, बट अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं ना। 50-50 है ना, 50-50 है ना। अब देखो, अब टॉपिक था इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड, बट क्योंकि बांग्लादेश से इस बार ये मान लो कि बीपीएससी मेंस में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम गारंटी है, तो जितना है ना उसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब अगर बाकी नेबरहुड की हम बात करें तो म्यांमार में भी जो इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। म्यांमार में क्या हुआ था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको वहां पे मिलिट्री ने हटा दिया गया। ऑंग सैन सूकी का नाम सुना है मैम? ऑंग सैन सूकी का नाम सुना है? ऑंग सैन सूकी का नाम ही नहीं सुना है? ये फोटो, इनका फोटो देखा है? थोड़ा मतलब ये कैसे नहीं सुना है? बचपन में भी सुना था इनका नाम। ये नोबेल पीस प्राइज विनर है। ये म्यांमार में ना पहले मिलिट्री रूल था, ठीक है। तो मिलिट्री रूल ये डेमोक्रेसी की डिमांड करती थी, चाहे मतलब फास्ट अनटू डेथ पे बैठ के, उसके लिए सबसे ज्यादा फेमस थी ये कि फास्ट अनटू डेथ किया था इन्होंने, कि वहां पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए और मिलिट्री रूल को हटाने के लिए। हुआ भी यही, इनकी गवर्नमेंट बनी भी, ये वहां की हेड भी बनी म्यांमार गवर्नमेंट की, लेकिन अल्टीमेटली फिर से गवर्नमेंट ने इनको, सॉरी मिलिट्री ने इनको टेक ओवर कर लिया, ये बोल के कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो फ्री एंड फेयर मीन्स से इलेक्ट नहीं हुई है और जो इलेक्शंस था वो रिप्ड था, तो इनको अब हाउस अरेस्ट में रखा गया है। तभी देखो लोग जो है वो रिटर्न आर इलेक्टेड गवर्नमेंट का पोस्टर लेके खड़े हैं कि जो इलेक्शन के थ्रू जिस गवर्नमेंट को बनाया गया था उस गवर्नमेंट को रिस्टोर किया जाए। और तब से, जब से ये चीज हुई है, जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया है, तब से इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस भी जो है वो पूरे तरीके से स्ट्रेन हो चुके हैं। बहुत कम ही लिमिटेड ऐसी चीजें हैं जहां पर इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ कोऑपरेट कर रहा है। और जब ये चीज हुई तो इसके बाद बहुत ज्यादा बॉर्डर इमिग्रेशन भी देखने को मिला। तो ऑलरेडी मोर देन 32,000 एथनिक चिन हैव sought refuge in India's Mizoram state and thousands more have fled to the state of Manipur where their arrival has stoked a violent ethnic conflict। तो जो ये मणिपुर में वायलेंस हुआ ना, उसमें बहुत बड़ा रीजन जो म्यांमार से इमिग्रेंट्स गए थे उसका भी था। एक कॉज उसका ये भी था कि यहाँ पे आप इमिग्रेंट्स आ रहे हैं इलीगल माइग्रेशन करके, उनको रोकने में गवर्नमेंट कामयाब क्यों नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करके वो नॉर्मल पॉपुलेशन में जब रहने लगते हैं तो उनकी जॉब्स लेने लगते हैं, उनका लैंड लेने लगते हैं, तो इससे नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वो खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसको कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया और तब से लेकर के अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। ये है तालिबान। तो इंडियाज कंसर्न्स रेंज फ्रॉम सेफ्टी ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अफगानिस्तान टू द सिक्योरिटी implications of a Taliban ruled state. The situation poses a direct threat to India's national security as extremist group could gain a foothold in the region, potentially leading to cross-border terrorism. तो तालिबान एक ग्रुप जो था वो एक टेररिस्ट ग्रुप था। इमेजिन करो कि एक कंट्री जहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप गवर्नमेंट बना के बैठी है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत इजी हो जाएगा ऐसे और ग्रुप्स का वहां पर फ्लरिश करना। भले ही तालिबान इस चीज को बहुत ओपनली बोलती है कि उसको इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज दिक्कत नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए, या कोई और ऐसा ग्रुप आपके कंट्री में पनपने लगे जिसको कि इंडिया से दिक्कत हो। तो ऐसा आपके इमीडिएट नेबरहुड में ऐसी गवर्नमेंट होना बहुत ज्यादा, और ये जो ग्रुप है, मतलब उस समय जब ये चीज हो रही थी तो आई रिमेम्बर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें प्लेन के उस ये जो पंख होता है उसका विंग्स पे, उस पे लटक के लोग जो थे वो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे थे कि किसी तरीके से वो बस अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए, खास करके जो वहां की औरतें हैं वो, क्योंकि जितना भी प्रोग्रेस हुआ था
विमेन का इन अफगानिस्तान वो सडनली एकदम नीचे जा चुका है, क्योंकि विमेन की एजुकेशन, विमेन का ड्राइविंग, विमेन का घरों से बाहर निकलना, इन सब चीजों को तालिबान ने बैन कर दिया है। किसको? कहा? हाँ भेजा गया था, बट एज सच कोई पोटेंशियल सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं। क्योंकि देखो अफगानिस्तान के साथ भी हम हमेशा से यही चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, लेकिन अब तालिबान आ गई है, तो अब इंडिया जो है वो तालिबान के साथ भी अपना जो रिलेशन है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेबरहुड में सबके साथ आप दुश्मनी मोल नहीं ले सकते हैं। ये सब मिल करके अगर आपसे दुश्मनी मोल ले लिए तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए म्यांमार के साथ भी स्टार्टिंग में हमने कोशिश करी कि हम नहीं कोई रिलेशंस रखेंगे, लेकिन अब जब नहीं रिस्टोर हो रहा है वहां गवर्नमेंट, तो पूरी तरीके से कट ऑफ भी तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर है हाँ, फिर है श्रीलंका। तो फॉर इंडिया द सिचुएशन इन श्रीलंका इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू द क्लोज जोग्राफिकल एंड कल्चरल टाइज बिटवीन द टू नेशंस। ऐसा सेम सिचुएशन अभी बांग्लादेश में हुआ। ये जो प्रेसिडेंट का घर है वहां पे, मतलब जो बिल्डिंग है वहां पर प्रोटेस्टर्स घुस गए थे, और ऐसे ही अभी बांग्लादेश में भी जो पीएम का घर था वहां पर प्रोटेस्टर्स घुस गए थे। तो श्रीलंका में अभी सिविल वॉर हुआ था और ये चीज लास्ट ईयर जो है वो खत्म हुई है। तो इंडिया कन्फ्रंट्स पोटेंशियल रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, इकोनॉमिक स्पिल ओवर इफेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स ओवर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। हाँ वहां पे सिचुएशन और क्योंकि वहां पे बहुत लंबा सिचुएशन हो गया था ना। बांग्लादेश में तो फिर भी जल्दी खत्म हो गई चीजें, श्रीलंका में बहुत लंबे टाइम तक चला था ये सब कुछ। लास्ट है मॉलडीव्स। तो इंडियाज चैलेंजेस इंक्लूड द countering radicalization, maintaining influence against Chinese inroads, protecting Indian Ocean security, and balancing diplomatic ties amidst Maldives' volatile internal politics. तो मॉलडीव्स जो है वहां पे इंडिया आउट कैंपेन जो है वो देखने को मिला है, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है इंडिया में। अभी रिसेंटली हमने देखा भी था कि मॉलडीव्स का जो एक मिनिस्टर थी उन्होंने कुछ बोल दिया था, जिसके बाद जो सिचुएशन थी वो खराब हो गई थी। तो मॉलडीव्स के साथ हमने जो टाइज है उसको कट कर लिया था। लास्टली नेपाल भी है। नेपाल में अभी फिर से लास्ट मंथ में जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ और फिर से केपी शर्मा ओली को वहां पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो पिछले 16 सालों में 14वीं बार है जो वहां पर ये गवर्नमेंट बन रही है। तो 16 साल में लगभग हर साल वहां पे गवर्नमेंट चेंज जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन?